दोस्तों, उतारा एक मराठी का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी के शरीर से भूत प्रेत और बुरी शक्तियों को बाहर निकाल देना और उसे इन बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाना। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हमारी ये वीडियो और भी लोगों के पास रिकमेंड हो और लोग इस कहानी को सुन सकें। तो चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। दरअसल ये साल 2006 की बात है। उन दिनों मेरे चाचा की शादी हुई थी। मैं अपने चाचा को बिक्की चाचा कहकर बुलाता था। उनकी शादी से पहले मैं हमेशा बिक्की चाचा के साथ ही रहता और मैं बिक्की चाचा को बहुत प्यार करता था। जब उनकी शादी हुई तो जो चाची आई थीं वो भी काफ़ी अच्छी थीं। मेरी नई चाची मुझे अक्सर खाने पीने की चीज़ें देती रहती और मैं भी अक्सर उन्हीं के घर रहता था। मेरे घर वाले बार बार मुझसे कहते थे कि इतना चाचा के घर मत जाया कर, लेकिन मैं मानता ही नहीं था। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। बिक्की चाचा की शादी को अब तक लगभग 1 साल बीत चुका था, लेकिन मैं अभी भी उनके घर जाया करता था। एक दिन की बात है, मैं उनके घर बैठकर टीवी देख रहा था। वो ब्लैक एंड वाइट टीवी थी जो कि उस समय चला करती थी। मैं आराम से उनके कमरे में बैठकर टीवी देखे जा रहा था, लेकिन तभी किसी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गेट से बाहर फेंक दिया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता लगा कि ये मेरी चाची थी। इससे पहले मैंने चाची का ये रूप कभी नहीं देखा था। वो आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए बोल दिया था और मैं भी रोता रोता झट से उनके घर से बाहर निकल आया और फिर मैं अपने घर आकर चुपचाप सो गया। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि बिक्की चाचा के घर पर भीड़ लगी हुई है और मेरे पिताजी और बाकी के गांव वाले बिक्की चाचा के घर पर खड़े थे और उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं और मैं इन आवाज़ों को सुनकर झट से खड़ा हुआ और बिक्की चाचा के घर की तरफ भागा। लेकिन जब मैं उनके घर के पास गया तो मैंने देखा कि मेरी चाची जमीन पर बैठी हुई थी और चाचा जी की तरफ देखकर चीखें चिल्लाई जा रही थीं। वो बार बार अपने हाथ पैर जमीन में मार रही थीं। उनका चेहरा भी काफ़ी डरावना हो रहा था, मानो उनके साथ किसी ने मारपीट की है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद चाचा ने रात को चाची को पीटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल जब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि चाची को क्या हुआ है तो उन्होंने मुझे चुपचाप घर जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने अपने पापा की बात को नज़रअंदाज किया और मैं वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन इसके बाद मेरी चाची का रूप और भी ज़्यादा डरावना हो गया था। वो बार बार गालियाँ दिए जा रही थीं, बार बार अपने हाथ पैरों को ज़मीन पर मार रही थीं और उनकी आवाज़ भी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि मेरी चाची की आवाज़ इस तरह की थी ही नहीं। आज वो भारी आवाज़ में बात कर रही थीं। उनकी आवाज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी। ये मेरी है, सिर्फ मेरी है ये। मैं इसे लेकर जाऊंगा। दूर हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ यहाँ से। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे शरीर में कपकपी छूट रही थी और मैं डरता डरता चुपचाप वहाँ से खिसकने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मुझे एक बूढ़ी औरत ने पकड़ लिया। दरअसल वो मेरे घर के पास की ही मधुला काकी थीं और मधुला काकी ने मुझे चुपचाप वहीं पर खड़े रहने के लिए कहा। इसके बाद मैं भी डरता डरता चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। पूरे गांव वाले वो नज़ारा देख रहे थे। घर के अंदर लोगों की काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में लगातार कपकपी छूट रही थी। इसके बाद कुछ लोगों ने मेरी चाची को पकड़ा और उनके हाथ पैरों को चारपाई से बांध दिया। लेकिन चारपाई से हाथ और पैर बंधने के बाद भी मेरी चाची अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लगातार चीखें चिल्लाए जा रही थीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरी चाची की चीखों चिल्लाहट एक अजीबोगरीब हंसी में बदल गई। दरअसल थोड़ी देर बाद ही चारपाई से बंधे बंधे वो अचानक से हंसने लगीं और उनकी हंसी काफ़ी डरावनी थी। हंसते हुए वो गांव वालों से कुछ कह रही थीं। अच्छा, उसे बुलाया है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। गांव को खत्म कर दूंगा, इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा मैं। दरअसल उसी समय गांव वालों ने पास के ही एक पंडित जी को बुलाया था
और शायद मेरी चाची को उनके बारे में पता चल चुका था, तभी तो बार बार भी उनका नाम लेकर यही कही जा रही थी कि मैं इस गांव को ख़त्म कर दूंगा, वो पंडित मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो पंडित जी चाचा जी के घर पर आ गए और उन्होंने चाचा जी के घर पर आते ही लोगों से वहाँ से दूर होने के लिए कहा और गांव वाले घर से बाहर निकल आए। लेकिन अभी भी घर के अंदर मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी और मेरी माँ थीं। मैं घर से बाहर आ चुका था और बाकी के गांव वालों के साथ मैं ये नज़ारा देख रहा था। और इसके बाद पंडित जी ने मेरी चाची के हाथ की छोटी उंगली पकड़ ली और उनसे पूछने लगे, बता कौन है तू, कहाँ से आया है और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है। पंडित जी के ऐसा पूछने के बाद मेरी चाची चीखते चिल्लाते हुए पंडित जी को गाली देकर उनसे कहने लगी, मैं काला जिन्न हूँ, मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगा, ये औरत अब मेरी है, तू चुपचाप चला जा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता वरना खामोखा मेरे हाथों मारा जाएगा। और इसके बाद पंडित जी चिल्लाते हुए मेरी चाची से कहने लगे, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इसके शरीर में क्यों आया है तू, चुपचाप निकल जाए इसके शरीर से वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसके बाद मेरी चाची जी चीखते चिल्लाती हुए पंडित जी से कहने लगी, मैं नहीं आया इसके शरीर में, ये औरत खुद लाई है मुझे। शाम को जब ये लकड़ियां लेने गई हुई थी तो मैं उस सहतूत के पेड़ के ऊपर बैठा था और ये उसके नीचे से सहतूत इकट्ठा कर रही थी। बस मेरा मन हुआ और मैं इसके ऊपर आ गया। अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, ये मेरे साथ रहेगी। और ऐसा कहने के बाद मेरी चाची जी बेहोश हो गई थीं। इसके बाद पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि इनके साथ एक काला जिन्न लग गया है और ये जिन्न इतनी शैतानी आत्मा है कि इसे मंत्र तंत्रों से भगाया नहीं जा सकता। इसका इलाज केवल कोई पीर मौलवी ही कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कहने के बाद पंडित जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन वो घर वालों को एक काम सौंप कर गए थे और वो काम था किसी पीर मौलवी को ढूंढना। और इसके बाद मेरे पिताजी और गांव के 3-4 लोग एक मौलवी को लाने के लिए दरगाह की तरफ गए। और जब उन्हें घर से निकले लगभग 20 से 25 मिनट हुई थी तो अचानक से चाची जी को होश आ गया और उन्होंने होश में आते ही अपने हाथ पैरों में बंधी हुई उन रस्सियों को एक ही झटके में तोड़ दिया। और रस्सियों को तोड़ने के बाद वो अपनी चारपाई से खड़ी हुई और झट से कमरे की तरफ भाग गईं। कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने दरवाजे को बंद किया और इसके बाद उस कमरे के भीतर से अजीबोगरीब हंसने की आवाज़ें आने लगीं और ये आवाज़ें लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। हंसी की इन आवाज़ों को सुनने के बाद गांव वाले उस दरवाजे को तोड़ने लगे, लेकिन अजीबोगरीब बात ये थी कि कोई भी चाहकर भी उस दरवाजे को हिला तक नहीं पा रहा था। गाँव वालों ने उस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की। सभी गाँव वालों ने उस दरवाजे में लातें मारी, लाठियाँ मारी और पत्थरों से उस दरवाजे को तोड़ना चाहा, लेकिन अचंभे की बात ये थी कि उस दरवाजे में टस से मच नहीं हो रही थी और अंदर से चाची के जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मेरे पिताजी और वो गांव वाले एक मौलवी जी को ले आए और मौलवी जी के आते ही कमरे का वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और मेरी चाची कमरे से बाहर आईं। लेकिन जब वो कमरे से बाहर आईं तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। दरअसल वो खून में लथपथ थीं। उन्होंने पास में ही पड़े हुए एक चाकू से अपने शरीर पर काफ़ी सारे निशान बना लिए थे और उनके शरीर से लगातार खून रिस रहा था। और वे अचानक से आकर मौलवी जी के बिल्कुल सामने बैठ गईं और मौलवी जी से चीखते चिल्लाते कहने लगीं, सलाम अलैकुम सहवाज, मुझे निकालने आया है, जानता है मैं कौन हूँ? जब जानेगा तो तेरी रूह कांप जाएगी, डर के मारे भाग जाएगा यहाँ से। अब चुपचाप खड़ा हो और वापस अपनी उसी दरगाह में पहुंच जा, तेरे बस की बात नहीं। मुझे निकालना तेरे बस की बात नहीं। चाची जी की ऐसी डरावनी आवाज़ सुनने के बाद हम सभी गांव वाले डर गए थे, लेकिन तभी उन मौलवी जी ने कहा, डरो मत, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कपटी जिन्न है, काला जिन्न है ये इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला। और इसके बाद उन मौलवी ने कुछ सामग्री मंगाई थी और उसे मंगाने के बाद उन्होंने उसका उतारा किया था। दरअसल काफ़ी घंटों तक वो उतारा चला था। वो काला जिन्न काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था
इसलिए वो उन मौलवी के भी कब्जे में नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके वो कमज़ोर होता गया और मौलवी साहब ने उसे कब्जे में कर लिया। इसके बाद उन्होंने वादा लिया कि तुम वापस से कभी भी इस लड़की के शरीर में नहीं आओगे। लेकिन इसके बाद भी वो काला जिन्न चाची जी के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद उन मौलवी जी ने उस जिन्न को चाची जी के शरीर से बाहर निकाला था। और इसके बाद चाची जी को ये सख्त हिदायत दी थी कि भूलकर भी उस सहतूत के पेड़ के पास मत जाना। और उन्होंने चाची जी के हाथ में एक लॉकेट दिया था, वो ताबीज उन्हें कभी उतारना नहीं है। और इसके बाद मेरी चाची जी ठीक तो हो गई, लेकिन उनके शरीर में आज भी वो चाकुओं के निशान हैं जो कि उस दिन उस कमरे में बने थे। तो दोस्तों, ये थी आज की उतारे की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार कोई हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।